हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिक जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न के अंदर गाइस जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ वो सभी के सभी एनसीईआरटी पैटर्न होने वाले हैं। यानी गाइस जो भी यहाँ पे एनसीईआरटी अभी तक प्रश्न पूछता रहा है और जितने भी सारे प्रश्न ईपी पुलिस, एसएससी जीडी, लोको पायलट और साथ ही बिहार पुलिस के अंदर आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में ये बिहार पुलिस के अंदर प्रश्न आने वाले हैं या फिर एनटीपीसी के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इन्हीं सबको आधार में रखते हुए ये एक पैटर्न मैंने तैयार किया है जो कि सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित हैं। तो दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, साथ ही आप यदि जीडी की तैयारी करते हैं, एएलपी की तैयारी करते हैं और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, तो ये आपको सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो वो गाइस आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे दोस्तों सर्च करना है सरकारी तैयारी 100, यानी ये जो सरकारी तैयारी 100 लिखेगा टेलीग्राम के सर्च बार में वो आ जाएगा, उसे आपको ज्वाइन करना है और वहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और साथ ही गाइस आपको मैं बता दूं, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और उसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो दोस्तों, ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं, जितने भी सारे यहाँ पे मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ 100 प्रश्नों की सीरीज है। तो इसके अंदर आप लोगों को काउंट करना है कि आप लोग कितने प्रश्नों का सही जवाब दे रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी आपने सही करा है उसे सच्चाई के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। तो इसका ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। जी हाँ, यदि आपने मोहनजोदड़ो को लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और विकसित शहर था, जो अपनी सुनियोजित नगर नियोजन और साथ ही विशाल स्नानागार, उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे मैं लेवल ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। तो पहले यहाँ पे मैं छोटे छोटे प्रश्नों को लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको ये नहीं सोच के चलना है कि ये तो सभी आसान आसान प्रश्न है। इसको दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 100 प्रश्नों की सीरीज है, आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे भारी भारी सवाल देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन सी 27 दिन। तो ऑप्शन आप लोग अपना लगा लें। तो मैं आपको बता दूं, फाइनल है यहाँ पे 18 दिन। जी हाँ, तो यहाँ पे 18 दिनों तक ये चला था। साथ ही महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो कि हरियाणा में पड़ता है। 18 दिनों तक ये दोस्तों लड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस वर्ष आम चुनाव हुए थे? तो यदि आप जानते हैं तो हमें बताएं ज़रूर। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो भारत में पहला आम चुनाव था, ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1957। तो राइट आंसर है दोस्तों 1951। 1951 सही उत्तर होगा। यानी कि भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हासिल की थी और जो प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो सही आंसर होगा बाबर। जी हाँ, यदि आपने बाबर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है। इसके बारे में यदि बात करें तो बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। जी हाँ, तो 1526 आपको ये डेट याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, काफ़ी लोगों को इसका जवाब पता होगा। ऑप्शन ए है 1600, ऑप्शन बी है 1612, ऑप्शन सी है 1623 और ऑप्शन डी है 1651।
तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि आपका ऑप्शन ए है 1600 ईस्वी। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ के प्रथम शाही चार्टर द्वारा हुई थी। और दोस्तों बता दें, जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में 31 दिसंबर आपको जो डेट है ये आपको याद रखना है। अक्सर एग्जाम में डेट भी कभी कभार पूछ देते हैं और खासतौर पे एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1947। तो ये जीडी के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1930। तो क्या आपने इसका जवाब सही लगाया था? आप हमें जरूर से बताना कि आपने 1930 सही लगाया था या फिर नहीं लगाया था। तो व्याख्या है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कानून के लिए, आपने पढ़ा होगा, विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था। जी हाँ, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी उसमें मात्र 72 लोग थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये काफी 40,000 तक लोगों की जनसंख्या हो गई थी। उसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलावीर, अन्नपूर्णा। तो दोस्तों मैं बता दूं, राइट आंसर होगा इसका कंचनजंगा। जी हाँ, कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें लोग काफी ज्यादा उलझ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी यदि ऊंचाई की बात करी जाए तो 8,586 मीटर है। जी हाँ, इसे आपको याद रखना जरूरी है। उसके साथ यदि बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो सबको पता है कि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो यदि मैं लंबाई की तरफ बात करूं तो यदि अपने 2525 लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है। तो गंगा नदी है सबसे लंबी और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ये आपको ऐसे याद कर सकते हो, 25 और 25 ऐसे याद कर लोगे, 25 और 25, तो इससे आपको माइंड में एक क्लिक हो जाएगा, जिससे जब भी ये प्रश्न पूछेंगे, जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सिमिलर नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। तो 25 और 25 आपको इस तरह से याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तो थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान है सही आंसर इसका। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा, जी हाँ दोस्तों, दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये अक्सर पूछ देता है बार, जो भी ग्रुप डी वगैरह एग्जाम होते हैं, जीडी वगैरह एग्जाम होते हैं, लोगों को लगता है कि आसान सा प्रश्न है, मगर ये लोग उलझ जाते हैं जब पूछ देता है कि दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप लोग फंस जाते हो। तो ये दोस्तों जो कि राजस्थान का थार का मरुस्थल है। उसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा क्षेत्र है? संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी पांडुचेरी। तो दोस्तों आपको सही आंसर बताना है, तो सबसे सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया था। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए है 206, ऑप्शन बी है 208, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है 212। जी हाँ, काफी आसान प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर देना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा, 206 यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों बात करें तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। यदि बच्चों की बात कर दी तो वो उसका अलग हो जाएगा, यहाँ पे वयस्क मानव की पूछी जा रही है, तो 206 हड्डियां होती है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी और ऑप्शन डी है आपका मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है, ध्यान रखना गाइस, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। जी हाँ, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है
और बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा भी ग्रह है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, इस चीज को आपको बकायदा याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पृथ्वी का एकमात्र प्रकृत उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्रकृत उपग्रह कौन सा है? मंगल, चंद्रमा, सूर्य या शुक्र? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसमें होगा आपका चंद्रमा। जी हाँ, जिसने भी चंद्रमा लगाया है बिल्कुल सही आंसर, ये प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो सही आंसर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि बात करिए तो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ ही बात करें मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है त्वचा। तो सही आंसर होगा दोस्तों त्वचा। जी हाँ, सही आंसर त्वचा होगा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो त्वचा को नहीं क्लिक कर पाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि त्वचा जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपकी जो पूरी बॉडी है, ऊपर जो बाहरी आवरण जो दिख रहा है वो सभी के सभी त्वचा ही है। तो त्वचा से बड़ी चीज बॉडी के अंदर कोई भी चीज नहीं होती है। तो त्वचा जो है सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगले प्रश्न की तरफ बात करिए। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस? तो सही आंसर होगा गाइस 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, जो कि ये सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये प्रश्न काफी बेसिक से प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूंगा। तो डीएनए का पूरा नाम बताइए। डीएनए का पूरा नाम, काफी लोगों ने डीएनए के बारे में सुना होगा, प्रश्न भी आते होंगे, लोग याद नहीं कर पाते हैं कि डीएनए का क्या होता है। तो ऑप्शन ए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसके साथ ही डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड है, उसके साथ ही डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड है, और इनमें से कोई नहीं है। मैंने इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसलिए डाला है ताकि इसके ज्यादा ऑप्शन बन नहीं पाते। तो अगले तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका सही होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो कि ऑप्शन ए नंबर सही होगा। यदि आपने ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा करता है? हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी यकृत। तो ऑप्शन सी यदि आपने लगाया है गुर्दे तो बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि गुर्दे जो होते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करके रक्त को शुद्ध करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस रंग के प्रकाश का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? तो इस चीज को आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस रंग के प्रकाश का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? लाल, हरा, नीला या बैगनी? तो ऑप्शन यदि आपने सही लगाया लाल तो बिल्कुल सही लगाया आपने, क्योंकि इस लाल जो होता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है लाल रंग और नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। तो लाल रंग और नीले रंग का प्रकाश का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, इसलिए लाल हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो लाल रंग यहाँ पे हमने लगा दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन ए है महाधमनी, अवरटा बोलते हैं, फुफ्फुसिया धमनी, उसके साथ ही कैरोटिड धमनी, रीनल धमनी। तो सही आंसर होगा दोस्तों महाधमनी। जी हाँ, महाधमनी जो होगा वो मानव शरीर की सभी, आपको बता दें महाधमनी हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ये भी चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको व्याख्या दे रहा हूँ इन सब चीजों की, इससे आपको अलग हटके मतलब ऑप्शन जो है उससे मैं रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन नामक पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। इस चीज को आपको याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्योंकि दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्न अक्सर ग्रुप डी और एलपी में पूछे जाते हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस,
इनकस, मैलियस, हाइपोइड। तो सही आंसर है स्टेपिस। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने। स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। स्टेपिस मध्य कान में स्थित सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? काफी आसान सा प्रश्न है, अक्सर ये जीडी एसएससी वाले एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो सही आपका यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो ऑप्शन होगा कहीं सबका महाराष्ट्र सही होगा। तो महाराष्ट्र जो है वो सही है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफा अपनी प्राचीन बौद्ध कला और चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यदि आपने यहाँ तक आ चुके हो देखते देखते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, जिससे आने वाले जितने भी सारे मैं वीडियोस डालूं उसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय जो है शास्त्रीय संगीत में घराना का क्या अर्थ है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक विशेष गायन शैली है, ऑप्शन सी संगीत शिक्षण की एक परंपरा है, एक संगीत समारोह है। तो ये दोस्तों काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन सी है संगीत शिक्षण की एक परंपरा। यदि हमने लगाया है ऑप्शन सही तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। घराना जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक विशेष शैली या परंपरा को प्रदर्शित करता है या फिर संदर्भित करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस चीज को याद रखना। आप लोग अक्सर पढ़ते हो लेकिन आपको पता नहीं होगा ये चीज, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार याद कर लेते हो तो चीजें आप भूलते नहीं हो, तो आपको याद करना है इस तरीके से। उसके साथ ही बढ़ते हैं। तो कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी है 12 वर्ष। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जी हाँ 12 वर्ष बोला जाता है। तो 12 वर्ष आपका सही आंसर है। कुंभ मेला हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है जो 12 वर्षों के अंतराल पे 4 अलग अलग स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पे आयोजित किया जाता है। काफी लोग इसे इलाहाबाद ही जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज पकड़ना है, हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है और नासिक पे भी लगता है। इससे आपको बकायदा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय सेना का पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को, राज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर को या वी शांताराम को? तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी लोग इसे मुझे लगता है गलत कर देंगे। तो सही आंसर होगा इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के जो है वो जो है दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। और आपको पता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सर्वोच्च पुरस्कार होता है फिल्म इंडस्ट्री का। जो अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? केरल को, गोवा को, कर्नाटक को, उत्तराखंड को? तो भारत के किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो वो होगा केरल। जी हाँ, केरल में आपको पता होगा काफी ज्यादा लोग संस्कृति जो कि वहां पे अपनाते हैं। तो केरल राज्य को अपनी संस्कृति, सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और विविधता के कारण भगवान का अपना देश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो दीवार के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर कौन है? काफी लोग इसे जानते होंगे। कपिल देव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो सही आंसर होगा दोस्तों जी हाँ राहुल द्रविड़। आपने बिल्कुल सही लगाया, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को उनकी मजबूत रक्षात्मक तकनीकी और धैर्य के कारण दीवार के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि जितने भी लोग अभी तक देखते देखते आ चुके हो वो लोग कितना आप लोगों ने सही किया है, आपको लास्ट तक ये चीजें लेके चलनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर में बताने का आपने कितना इन प्रश्नों के अंदर 100 प्रश्नों के अंदर आपके प्रश्न सही हुए। ठीक है, यदि आपने 60% आज सही उत्तर दे दिया है तो मतलब आप सही तैयारी कर रहे हो। उसके साथ ही अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ध्यानचंद, ऑप्शन बी बलबीर सिंह सीनियर, ऑप्शन सी धनराज पिल्लाई, ऑप्शन डी दिलीप तिर्की। तो सही आंसर होगा दोस्तों वो है ध्यानचंद। जी हाँ ध्यानचंद जी, ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यानचंद को उनकी असाधारण हॉकी कौशल के कारण हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? आपको इसको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस जीता था, मतलब एक व्यक्ति ने। तो ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1980। तो सही आंसर होगा 1980, सॉरी माफ करिए 2008 होगा। यहाँ पे ऑप्शन मेरे से गलत हो गया, यहाँ पे जो व्यक्तिगत है वो 2008 होगा।
क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीता था। तो इसका आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में मेरे से गलती हो गई है, तो इसको आपको याद रखना है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि व्यक्तिगत की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसको आपको बना लेना 2008, इसको काट के आपको 2008 बना लेना है, ठीक है। 2008 इसे यहाँ पे आपको बना लेना है, इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो चेस के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो चेस के जादूगर के नाम से विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्पारोव और बॉबी फिशर। तो ये सारे के सारे चेस के जादूगर जो है विश्वनाथन आनंद जो कि भारतीय हैं। तो विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के अध्यक्ष भी हैं। विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं और उन्हें उनकी रणनीतिक प्रतिभा के लिए चेस के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ ही बात करेंगे फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है पेले, ऑप्शन बी है डिएगो माराडोना, ऑप्शन सी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है पेले। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पेले। पेले को उनकी असाधारण फुटबॉल प्रतिभा के कारण फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। ब्लैक पर्ल कहा जाता है, इसे आप कैच कर सकते हो। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, पर्ल यानी कि ये नाम आ रहा है तो उनका नाम में पेले है, तो इसलिए इससे आप कैच कर सकते हो कि वो पेले ही है जो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 3 विश्व कप जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 3 विश्व कप जीते हैं। उसके साथ ही बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 42वां संशोधन था, ऑप्शन बी 44वां संशोधन था, ऑप्शन सी 73वां संशोधन था, ऑप्शन डी 86वां संशोधन था। तो दोस्तों यदि आपने संशोधन पढ़े होंगे तो आप शायद क्लिक कर सकते हैं, बट ये राइट आंसर होगा 42वां संशोधन था। जी हाँ गाइस, 1976 में 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। साथ ही जो 42वां संशोधन था उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 21A है जिसके अंदर यहाँ पे 12वीं तक का शिक्षा फ्री को लेकर के यहाँ पे दिया गया था, यानी कि फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिकल 21 का एक जो आर्टिकल है वो दिया गया था, वो भी 42वां संशोधन था। 42वां संशोधन के अंदर 3 संशोधन किए गए थे, इसके अंदर ये था, उसके साथ ही मौलिक कर्तव्य थे, तो काफी सारी चीजें इस तरह से जोड़ी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जी हाँ, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो ये आपने 12 लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। उसके साथ ही यदि बात करी जाए तो क्या केवल संसद के सदस्यों द्वारा, केवल राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा? तो आपको सही आंसर बताना होगा दोस्तों। तो सही आंसर है इसका अप्रत्यक्ष रूप से संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। उसके साथ ही भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। अक्सर प्रश्न में पूछता है और लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट रूप से संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। उसके साथ ही बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, वर्गीस कुरियन को और नॉर्मन बोरलॉग को एंड बी.आर. अम्बेडकर को। तो सही आंसर होगा दोस्तों एस.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को। जी हाँ, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उनके नेतृत्व जो है में 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जिससे आपको याद होगा पंजाब में जो हरित क्रांति का चल रहा था वहां पे सबसे ज्यादा इसका लाभ देखने को मिला था। उसके साथ ही बात करें तो नरेगा का पूर्ण नाम क्या है? जी हाँ, नरेगा का पूर्ण नाम क्या है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो सही आंसर होगा गाइस यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी कि नरेगा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार की गारंटी देना से संबंधित है। उसके साथ ही बात करेंगे तो भारत में जीएसटी जो है कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2016, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2018 1 जनवरी और ऑप्शन डी है 1 जुलाई 2017। तो सही आंसर होगा दोस्तों 1 जुलाई 2017, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यह आपको याद रखना है। अक्सर पूछ देता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट कर है या इनडायरेक्ट कर है।
तो जो वस्तुओं और सेवाओं पे लगाए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि किसी आपको डायरेक्ट न दे करके आप किसी सामान से सामान खरीद रहे हो और वहां से ऑटोमेटिक आपका पैसा डिडक्ट हो जा रहा है, जीएसटी के थ्रू कट जा रहा है, तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आपको जा करके देना नहीं होता है। तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि जीएसटी वही होता है, जीएसटी का फुल होता है आपको वस्तु एवं सेवाओं। तो इसलिए यहां पे जो होता है वो एक अप्रत्यक्ष कर होता है। उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 5 जून को, 10 अगस्त को या 22 दिसंबर को? तो सही आंसर होगा दोस्तों 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस चीज को आपको बकायदा याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ ही बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे एक देश का मैप जरूर लगा के रखें, जिससे आपको ये जितनी भी सारी चीजें हैं हर सुबह यदि आप मैप में देखोगे तो सारे देश आपको याद हो जाएंगे, चाहे उसके राज्य, चाहे उस देश की राजधानी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजें आपको मैप तो बिल्कुल याद रखना होती है। आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो आपको मैप में जितने भी सारे देश हैं वो की लोकेशन कहाँ कहाँ है ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। ये नहीं कि आपसे पूछ दूं कि वेस्ट इंडीज कहाँ है, मैप के अंदर हमें दिखा दो वर्ल्ड मैप में, तो आप ढूंढते ही रह जाओ। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको मैप का बाकायदा ज्ञान होना जरूरी है। तो राइट आंसर होगा इसका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भूमध्य रेखा के निकट स्थित है लेकिन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका। जी हाँ, यहाँ पे काफी बर्फ है तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा। यदि श्वेत बात करेंगे सफेद की बात कर रहा है, श्वेत महाद्वीप यानी कि सफेद महाद्वीप, और जहां बर्फ जो होती है वो सफेद होती है। तो इसलिए जो अंटार्कटिका होता है, जो नीचे वाला क्षेत्र है पृथ्वी का, वहां वो अंटार्कटिका है जहां पे आपको जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पे बर्फ काफी ज्यादा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। जी हाँ, यदि आप अभी तक नहीं जानते तो याद रखना आपको कि प्रशांत महासागर ये जो है सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है क्वेश्चंस को, सबसे गहरा पूछ देगा तो आप भूल जाएंगे। तो आपको दोनों पकड़ना है, प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा भी है और गहरा महासागर भी है। तो इस चीज को आपको बकायदा याद रखना है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है या अल्पस है? तो दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस चीज को आपको बकायदा याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो भारत का मानक समय रेखा किस रेखा पर आधारित है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 82.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। होगा 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 82 भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली रेखा पर आधारित है। तो अक्सर पूछ देता है जब यूपी पुलिस के एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें अक्सर पूछ देता है कि जो भारतीय समय मानक रेखा है वो भारत के किस शहर से होकर गुजरता है? तो वहां पे इलाहाबाद ऑप्शन में रहता है, मिर्जापुर भी रहता है। तो इसलिए आपको ये अक्सर याद रखना क्योंकि ये यूपी पुलिस वालों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा से परिचित नहीं थे कि कांसा से परिचित नहीं थे? ऑप्शन सी लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन डी चांदी से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों सही आंसर है लोहा। जी हाँ, लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे क्योंकि उस समय की जो खेती थी काफी धीरे होती थी। जैसे लोहा का जब से ही यहाँ पे खोज हुई है तब से लोग अनाज इतना ज्यादा उत्पन्न कर लेते कि उसके बाद से काफी लंबे समय तक के लिए अनाजों को स्टोर कर लेते थे, जिससे लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। तो इसलिए बार बार खेती करने की झंझट नहीं पड़ती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो तांबा, कांसा, चांदी से परिचित थे लेकिन लोहे से वो परिचित नहीं थे। इस चीज को आपको बकायदा याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर इस तरह के प्रश्न एसएससी में आते रहते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था या कुणाल था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। जी हाँ, इसे आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। जी हाँ, घनानंद को हरा करके यहाँ पे चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यहाँ पे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महमूद गजनवी को, मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को? तो सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद गौरी। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जिसे वास्तविक मुसलमान का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। इसको आपको बकायदा याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों तो भारत के किस राज्य को त्योहारों का राज्य कहा जाता है? केरल को, नागालैंड को, राजस्थान को, सिक्किम को? यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं? किस राज्य में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं? तो वो होगा गाइस नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड जो है यहाँ पे नागालैंड को इसकी समृद्धि, आदिवासी संस्कृति और विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों के कारण त्योहारों का राज्य कहा जाता है। जी हाँ, वो नागालैंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो भारत के किस राज्य में थंगटा नृत्य प्रसिद्ध है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मणिपुर? तो ऑप्शन आपका सही होगा सिक्किम। जी हाँ, जो सिक्किम है, थंगटा सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, ये आपको याद रखना है। लोक नृत्य से संबंधित जो भी मैं बता रहा हूं, अक्सर आज के समय में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, उसमें सभी में ये पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज को याद रखना। अभी आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, पुलिस का एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित वह कौन सा लोक नृत्य है, जिसमें आपको ऑप्शन में थंगटा दे सकता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज को याद रखना है कि सिक्किम में है, थंगटा नृत्य लोक नृत्य है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को आपको बकायदा याद रखना है। थंगटा आप लोग याद रख लोगे तो आप सारा काम कर लोगे खुद ब खुद। उसके बाद अगले बात करेंगे तो सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो यदि आपने सही आंसर लगाया इस बी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये होता है। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। आपको बता दो जितनी भी सारी कंपनियां होती हैं सब सेबी के अधीन होती है। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नेशनल एसोसिएशन फॉर बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आप लगे तो बिल्कुल सही है। और बता दो नाबार्ड एक विकास वित्त संस्था है जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये ग्रामीणों के लिए अक्सर पूछ देता है कि ग्रामीणों के लिए कौन सी संस्था है, उसमें नाबार्ड डाल देता है और बाकी तीनों और भी अलग अलग ऑप्शन देता है, उसमें से आपको नाबार्ड डाल देता है। तो ये प्रश्न काफी बार पूछा हुआ है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है, और सही आंसर होगा इसका वित्त मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय आपको याद रखना होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। यह देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, यह आपको हमेशा याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर भारत में किस अवधि को कहा जाता है? 1 जनवरी 1 से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है। सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसके अंदर टैक्स सभी के कटते हैं। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। जी हाँ, ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 2008। सही आंसर होगा 2006। ये आपको 2006 याद रखना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2005 में पारित किया गया था और इसे 2 फरवरी 2006 को 200 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं और लोग गलती कर बैठते हैं, तो इस चीज आपको बकायदा याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अभी हाल ही में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 22 अप्रैल को,
5 जून को या 23 मार्च को? तो जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन ए लगाया बिल्कुल सही लगाया, 21 जून। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन योग के अभ्यास को बढ़ावा देने और इसके लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 26 जनवरी। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका 25 जनवरी। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन चुनाव आयोग की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही भारतीय रेल एशिया का कौन सा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी। जी हाँ, दूसरा जो है कि सबसे बड़ा भारतीय रेल है। भारतीय रेल एशिया का दूसरा और विश्व का चौथे बड़ा सबसे रेल नेटवर्क है। तो ये रेलवे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, उन्हें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो भारतीय एशिया का दूसरा रेलवे है और साथ ही विश्व की बात करें तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी बिछेंद्री पाल, ऑप्शन डी मेधा पाटकर। तो सही आंसर होगा भाई किरण बेदी। जी हाँ, किरण बेदी जो है, किरण बेदी पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी थी। उन्होंने 1982 में एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली में महिलाओं की मैराथन में भाग लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। ये काफी बढ़िया प्रश्न था, इसे आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? अभी इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है सिनेमा, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन डी है खेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिनेमा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने लगाया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में जीवन भर के योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये आपको याद रखना है कि ये जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि भारतीय सिनेमा में जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ये है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका विटामिन डी यानी कि के। विटामिन डी नहीं, ऑप्शन डी विटामिन के। ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है विटामिन के। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्ट्रेटोकोकस, कोलोस्ट्रेडियम, उसके साथ ही बैसिलस। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछता है रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछता है। तो लैक्टोबैसिलस जो आपने ए नंबर लगाया है वो बिल्कुल सही है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्सिड एसिड में बदल देता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। ये थे इसके कारण। उसके साथ ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस भाग में होती है? नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस भाग में होती है? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ती, ऑप्शन डी है फूल। तो सही आंसर दोस्तों आपने यदि सी लगाया है पत्ती तो बिल्कुल सही लगाया है। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, जहां पौधे अपने रंध्रों के माध्यम से पानी को वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। जी हाँ, इसको याद रखना है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? दोस्तों इसको पकड़ना है, ठीक है। शुक्र ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मंगल है, ऑप्शन सी बृहस्पति है, ऑप्शन डी शनि है। यानी कि उल्टा घूमता है तो वो शुक्र है। जी हाँ, शुक्र ग्रह जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। ठीक है, शायद आपको ये पता ना हो, इसी सबको याद रखनी है। शुक्र वो ग्रह है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑप्शन बी है पृथ्वी की उत्पत्ति, ऑप्शन सी है जीवन की उत्पत्ति, ऑप्शन डी है सौर मंडल की उत्पत्ति। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? और आपको कमेंट में बताना है कि सभी शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं, वो आपको कमेंट में मुझे लिख के बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा केरल। जी हाँ, सही आंसर इसका केरल होगा। व्याख्या जो है, मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह जो है अपनी शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाली चालों के लिए जाना जाता है। ये चीज आपको बकायदा याद रखना दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है
उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। यदि खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है कि खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, ये आपको बाकायदा याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन शायद मिट गया क्या? इसका ऑप्शन यहां मिट गया है, मैं बताता हूं। वो हो गया 1885। ठीक है, 1885 जो है, 1885 जो है दोस्तों, ये इसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1885 में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यदि बात करें जिसकी व्याख्या की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। और उसके यदि बात करें इसके बात करें अध्यक्ष की कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो दूती चंद किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है एथलेटिक्स, ऑप्शन सी है शूटिंग और ऑप्शन डी है कुश्ती। सही आंसर होगा एथलेटिक्स से संबंधित है। जी हाँ, दूती चंद एक भारतीय महिला धावक है जो एथलेटिक्स से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो सही इसका आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल से संबंधित है। सुनील छेत्री एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? पहला है किरण बेदी, दूसरा ऑप्शन है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन सी है अंजलि भारद्वाज और ऑप्शन डी है मीरा बोरवंकर। सही आंसर होगा किरण बेदी। जी हाँ, किरण बेदी जो है बैच की भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी थी। उन्हें दिल्ली पुलिस में तैनात किया गया था, यह आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी शायद मेरे से मिट गया है, तो इसका मैं आपको बता दूं, ये होगा 1969। जी हाँ, 1969 में जो है कि इसरो की स्थापना की गई थी। तो ये हमसे ऑप्शन मिट गया है, शायद कोई मिस्टेक हो गया होगा। तो यदि बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मेहोली नेशनल पार्क के रूप में भी स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुड बांध। तो सही आंसर होगा टिहरी बांध। जी हाँ, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मौसिनराम, महाबलेश्वर या अगम्बे। सही आंसर होगा आपका इसका मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम। मौसिनराम मेघालय में स्थित है और यह भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये शायद प्रश्न हमसे छूट गया, इसका नाम भी क्या था पता नहीं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनीवा में, वॉशिंगटन डीसी या पेरिस में? तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये आपको बाकायदा याद रखना है। और उसके साथ ही अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जी हाँ, केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटका का या आंध्र प्रदेश का? तो कथकली है गाइस केरल का। जी हाँ, कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ये शास्त्रीय नृत्य है, अपने विस्तृत मेकअप, मुखौटे और रंगीन परिधानों के लिए जाना जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या गोदावरी नदी? सही उत्तर होगा इसका गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी। ये मैं थोड़ा आपको घुमाने के लिए इस तरीके से मैंने ऑप्शन डाल दिया है। तो ये जैसे कि आपने ऑप्शन देखा है, तो इसमें मैंने आपको घुमाने के लिए थोड़ा आंसर डाल दिया ताकि आप लोग भड़के इस चीज को लेके। तो कुंभ मेला चारों स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती, नासिक, गोदावरी, उज्जैन, शिप्रा, ये सभी नदियों पर लगता है, क्योंकि आपको पता है 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है सतीश धवन, ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी है होम जहांगीर भाभा। तो बता दूं ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम सही आपने लगाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को मिसाइल कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो परम क्या है?
परम क्या है, अक्सर ये जीडी माफ करिए, अक्सर ये एएलपी और ग्रुप डी जैसे में पूछा जाता है। एक सुपर कंप्यूटर है, एक उपग्रह है, एक मिसाइल है, एक रोबोट है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, परम भारत का एक विकसित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, विंट शेरफे, रॉबर्ट ई काह और उपरोक्त सभी। इसको आपको कंफ्यूज थोड़ा हो सकता है, तो बता दो दोस्तों, ये उपरोक्त सभी है। इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय टिम बर्नर्स-ली, विंट शेरफे, रॉबर्ट ई काह को भी संयुक्त रूप से दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से ऑप्शन ई है, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी है दलहन उत्पादन से। सही आंसर होगा इसका मत्स्य पालन। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य पालन के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। आप इसे याद कर सकते हो कि जिस तरह समुद्र का पानी नीला होता है तो मछलियां समुद्र में काफी ज्यादा होती हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि नीली जो क्रांति है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जुलाई भारत में कब लागू हुआ था? तो ये प्रश्न आ चुका है, मैंने आपको दिखाया था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जो कि मिट गया है मेरे से, थोड़ा सा कुछ गलती हो गई पीडीएफ के अंदर। मैं आपको इसे सुधार करके यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारत का रिजर्व बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे भारत का रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भारत का रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी 1949 को हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत, ये ऑप्शन शायद हमसे मिट गया तो आपको मैं दे नहीं सकता। जब ऑप्शन ही मिट गया तो फिर कोई पूछ के आपसे फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे ताज महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में या लखनऊ में? तो इसका सही आंसर होगा आगरा में। जी हाँ, ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में नहीं? ये भी कोई भी क्षेत्र में। तो यहाँ पे बता दो कोई भी क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, पद्म विभूषण भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, अशोक चक्र का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या वीरता के क्षेत्र में? तो सही आंसर होगा वीरता के क्षेत्र में। जी हाँ, अशोक चक्र वीरता के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या उपरोक्त सभी? सही आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। जी हाँ, सीवी रमन, राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को संयुक्त रूप से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है कि प्रथम जो कि भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनंट ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जीन हेनरी ड्यूनंट ने या क्लेरा बॉर्टन ने? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनंट है जो रेड क्रॉस की स्थापना की थी। हेनरी ड्यूनंट एक स्विस व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी मिट गया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित? सही आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, खत्म हो चुका 100 सीरीज के प्रश्न में 100 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। यदि